नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो डॉक्टर से पूछो में, जहां हम बात करते हैं तमाम बीमारियों पर और बीमारियों के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं डॉक्टर रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते दर्शकों, आज हम जिस बीमारी पर बात करने वाले हैं वो कितनी घातक है कितनी नहीं, इसके बारे में तो डॉक्टर एस रंजन ही बताएंगे, लेकिन इसका डर हम सब में फैल चुका है। पहले कोविड-19 और अब H3N2 वायरस। इस पर बात करें इससे पहले हम आपको अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा, जिसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये बेहद संक्रामक है। ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा किसी कंटामिनेटेड सतह के संपर्क में आने से ये वायरस दूसरे इंसान को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर इस वायरस के लक्षण की बात करें तो संक्रमण होने पर मरीज को 3 से 5 दिन बुखार आ सकता है। करीब 3 हफ्ते तक जुकाम की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित होने पर नाक बहना, गले में खराश, बदन दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, थकान, उल्टी और डायरिया की शिकायत भी मरीजों में देखने को मिल सकती है। आमतौर पर मरीज में अधिकांश लक्षण करीब 1 हफ्ते तक नजर आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मेडिकल कंडीशन वाले लोगों में इस इन्फ्लुएंजा का संक्रमण खतरनाक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी स्पेशल रिपोर्ट में भी बताया गया कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले तो H3N2 वायरस है क्या और किस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है लोगों में। देखिए, ये एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस में जो सरफेस प्रोटीन होते हैं उसके बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन है, नोमेनक्लेचर है, नेमिंग है। तो H3N2 ये एक सरफेस प्रोटीन का नाम है और उसके बेसिस पे 18 वैरायटीज़ है। तो ये H3 तीसरा और इधर जो N2 है, इधर इसके अंदर 11 वैरायटी है, तो ये दूसरा। तो जो कॉमन मिल रही हैं उनमें ये 3 नंबर और 2 नंबर वाला H3 और N2 ये नंबर वाला वायरस जो है वो थोड़ा हमें लोगों के जो सैंपल्स, जो लोग इन्फेक्ट हुए, हॉस्पिटलाइज हुए और उनमें सैंपल में पाया गया, तो ये कुछ केसेस मिले हैं। तो इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस तो होता रहता है, लेकिन क्या है ना, अभी न्यूज़ के प्रभाव में खबर जल्दी पहुंच जाती है और जब लोगों के भीतर डर है तो वो डर से ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। हाँ, ये संक्रामक है। संक्रामक मतलब कि यह इन्फेक्शन जल्दी एक से दूसरों तक पहुंचता है और ये भी जैसा कोविड था कि यह भी ड्रॉपलेट से, खांसी से, छींक से, ये हमारी सांस की नली से ये फैलने वाला वायरस है। तो यह भी वैसा ही फैलता है, लेकिन इसका विरुलेंस मतलब इसकी बीमार करके ज़्यादा बीमार करने वाली टेंडेंसी, जानलेवा टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है। यह वायरस फैल रहा है लेकिन ये ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से प्रभावित है, जिन लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए। जो एवरेज इम्यूनिटी वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं हो। वैसे प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें जानकारी रखते हुए अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए, लेकिन H3N2 से घबराने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है, तो ये संक्रमण का ड्यूरेशन क्या होता है, क्या लक्षण है, आप जरा उनको बताएंगे तो शायद हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा ये पहचानना कि हमें H3N2 वायरस है भी या नहीं, या नॉर्मल फ्लू है। ये नॉर्मल फ्लू में और H3N2 के में सिम्टम के बेसिस पे कोई आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ये एक बात है। जो नॉर्मल फ्लू में होता है कि फीवर है,
रनिंग कोल्ड है, सोर थ्रोट है, वही बॉडी पेन है, सिम्टम्स तो सब वही हैं, सिम्टम कोई खास नहीं होते। सिम्टम के बेसिस पे पहचानना H3N2 को मुश्किल है, जांच पर ही पहचानी जा सकती हैं, लेकिन जांच की ज़रूरत भी सभी लोगों को ये नहीं होती है, क्योंकि जो वायरल डिजीज होते हैं, ज़्यादातर वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग का कहने का मतलब कि बॉडी खुद ब खुद उन पर कंट्रोल पा लेता है ज़्यादातर लोगों में। अगर इम्यूनिटी अगर रिजनेबल है, कोई बहुत ज़्यादा रोबस्ट इम्यूनिटी की बात मैं नहीं कर रहा, रोबस्ट इम्यूनिटी अगर कोई मेंटेन करें, जो लोग रेगुलर ध्यान योगा करने वाले हों, अपने भोजन का बहुत अच्छा ध्यान रखने वाले हों, तो उन लोगों की इम्यूनिटी तो बहुत रोबस्ट, बहुत मजबूत होती है। जिनकी मजबूत इम्यूनिटी है उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं, वो तो बीमार लोगों के बीच में भी अगर रहेंगे तो भी उनको इन्फेक्शन जनरली नहीं होता। जो एवरेज इम्यूनिटी वाले भी हैं उनको भी जो ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, 3 से 5 दिन में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। अगर हम कोमॉर्बिड कंडीशन, कोई दूसरी बीमारी जिसके कारण हमारा, जैसे डायबिटीज़ है या कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक शरीर में है, कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक शरीर में होती है तो उसका हमारे इनर स्ट्रेंथ जो हमारी है, जो इम्यूनिटी है, उस पर प्रभाव तो पड़ता है। तो अगर पहले से आप बीमार हो चुके हैं, बीमार हैं, इम्यूनिटी प्रभावित है, तो ऑब्वियसली फिर आप में इसका प्रभाव हफ्ते दिन या ज़्यादा दिन आपको इसको देखने को मिल सकता है। तो अगर हफ्ते से ज़्यादा ये वायरस किसी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो क्या नॉर्मल प्रिकॉशंस हो सकते हैं अगर हम उसको ठीक करना चाहें? घर पर ही ठीक हो जाएगा या सबको ही डॉक्टर के पास जाना होगा? ज़्यादातर कंडीशंस तो घर पे भी अगर रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब पैनिक हो जाते हैं तो फिर वो हॉस्पिटल भागते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल में नोजोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब चूँकि हॉस्पिटल में मरीज ज़्यादा आ रहे हैं तो उस वातावरण में तो इन्फेक्शन वाले कीटाणु ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना बल्कि और थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो डॉक्टर बेहतर केयर कर लेंगे। ये थोड़ा हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो 7 डेज की बात नहीं है। अगर कभी भी अगर हमें कोई सिम्टम फीवर के, फ्लू के अगर बॉडी में दिखने लगे तो हमें करना क्या चाहिए, हमें वो जानकारी हो, और वो जानकारी रखते हुए अगर हम पहले से अपने बचाव के अगर कदम उठा लेते हैं तो हम तो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हमें नॉर्मल फीवर, नॉर्मल वायरल होता है, अक्सर कहा जाता है कि अपना मास्क से फेस कवर कर लीजिए ताकि वो स्प्रेड ना हो। ये एक तरीका है दूसरों में संक्रमण नहीं फैलने का। बिल्कुल सही बात। लेकिन खुद के लिए वो बचाव हम कर पाए तो बेसिक प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से अपना देखभाल करना चाहिए? देखिए, जो खाना हुआ वो तो अपने इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए बात हुई, हमें अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो वो है कि आप जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी तबीयत डाउन हो रही है, उस समय आप बाहर ना जाएं, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि हाँ, अगर मेरी तबीयत अगर मुझे आज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं घर से बाहर ना निकलूं। लेकिन अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे खास कर ना जाए। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आप ज़्यादा इन्फेक्शन ले सकते हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो मास्क का प्रयोग जब आपको कोल्ड हो, फीवर हो तो करना चाहिए, और ये दूसरों को बचाने के लिए जो मास्क जो है वास्तव में हमें जो मास्क पहनने वाले होते हैं उससे दूसरों को बचाने के लिए होता है। मास्क का उपयोग जो है वो थोड़ा हमें समझना चाहिए। कोविड के टाइम से हम ये समझ गए कि मास्क पहनने वाले से दूसरों तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता। इन्फेक्शन आप तक नहीं आए, मतलब ड्रॉपलेट जो हमारे सांसों की नली से आ रहा है, तो मास्क रहेगा तो एक बैरियर बन जाता है, तो उससे चांसेस कम हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। ख़त्म तो तब होते हैं जब आप घर से ही ना निकले, तब दूसरे कांटेक्ट नहीं होते। और यह जो भी हम रोक सकते हैं,
इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने भीतर के स्ट्रेंथ को यानी कि इम्यूनिटी को कैसे बनाने लगे, इस पर समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। 2020 अपने साथ कोविड-19 लेकर आया। एक बहुत लंबा दौर रहा कोविड-19 से, जब सभी लोग जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बचाव कैसे करना है और क्योर कैसे करना है। तो क्या H3N2 वायरस कोविड-19 वायरस से काफी हद तक सिमिलर है? हाँ, काफ़ी हद तक सिमिलर है। जो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो सिमिलर है, जो इन्फेक्शन रेट है वो सिमिलर है, लेकिन जो विरुलेंस रेट है, विरुलेंस रेट मतलब कि जब किसी को हो गया तो वो बहुत बीमार पड़ेगा या थोड़ा बीमार पड़ेगा, ये विरुलेंस रेट इसका ज़्यादा नहीं है। ओके। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई भी दूसरी बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी पहले से, टीबी है, निमोनिया है या कोई भी डिजीज़ है, तो उनको प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों को पहले कोविड-19 हुआ, उन्होंने अपने आप को ठीक भी किया, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि H3N2 उन लोगों में स्प्रेड जल्दी होगा? उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। दोनों ही अलग तरह के वायरस हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोविड-19 के समय में लोगों ने घरों में बनाकर काढ़ा पिया, स्टीम लिया, गार्गलिंग किया। H3N2 वायरस से बचने के लिए भी यही सभी पैमाने कारगर सिद्ध होते हैं या फिर नहीं? हाँ, इनमें से कुछ पैमाने कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन जो भी हम तरीका अपनाते हैं ना, उसका यह तरीका कैसे काम करता है इसका पूरा डिटेल हमें चाहिए। देखिए, काढ़ा बना के पीते हैं तो काढ़ा से क्या हो रहा है, एक बात हम समझें कि अगर काढ़े में अगर हमने कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, तो फिर उनका उपयोग है ना। अगर हम स्टीम ले रहे हैं तो स्टीम लेने से हमारा जो नेजल ट्रैक्ट है वो क्लियर हो रहा है। तो अगर नेजल ब्लॉकेज है, नेजल ट्रैक्ट क्लियर नहीं है, तो इन्फेक्शन जो है वो रुक रहा है। हमारे नेजल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी पाथवे में कहीं पे ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज में जो वायरस है वहाँ पर ग्रो करने का उसको स्पेस मिल रहा है, तो वो क्लियर करने के लिए स्टीम का पर्पस है। जैसा स्टीम का पर्पस है वैसा ही जल लेती है। जल लेती ज़्यादा सॉफ्ट है, जेंटल है। तो इन सभी का उपयोग तो है, लेकिन ये समझदारी के साथ आराम से करना चाहिए। पैनिक स्टेट में हम इसको एक्सेसिव किए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है ना। हाँ, आराम से अपने नेजल पाथवेज को क्लियर रखने के लिए हम स्टीम का प्रयोग, जल नीति का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं और ये फायदेमंद है। तो सर, H3N2 वायरस से बचाव में क्या मुद्राएं भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं? यस। मुद्राएं हमारे शरीर में जो 5 तत्व होता है उसको बैलेंस करने के लिए और उसमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए होती हैं। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन एक विशेष मैं प्राण मुद्रा का रेफरेंस यहाँ पर विशेष रूप से दूंगा कि प्राण मुद्रा में ना हम अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से टच करते हैं। तो ये प्राण मुद्रा ये बहुत सेफ है। हम रात में सोते समय एक ऐसा पेपर टेप से अगर हम इसके चारों तरफ ऐसे हम लगा लेते हैं, प्राण मुद्रा में हम रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को थंब से मिलाते हैं और इस तरह से हम टेप लगा सकते हैं। टेप बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उंगलियां दुखने लगेंगी और जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, वो बहुत जल्दी उसको छुड़ा देगा। आराम से हम लगाएं, दोनों हाथ में लगा सकते हैं या किसी एक हाथ में लगा सकते हैं और इस तरह से लगाकर रात में अगर हम छोड़ देते हैं तो रात भर में हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ती रहती है। अगर टेप ना हो तो हम खुद से बस फिंगर को आपस में टच में रखेंगे, तो इससे हमारी प्राण ऊर्जा जो है बढ़ती रहेगी। लेकिन टेप लगाने से ये होगा कि ये कई घंटों के लिए ये आसानी से लग जाएगा। जब हाथ से लगाना है तो हम कितनी देर तक से लगेंगे, बात करते करते हमारा ध्यान जाएगा और चीज़ें छूट जाएगी, उंगली छूट जाती है। तो ये प्राण मुद्रा का प्रयोग जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा भी और आपने बताया भी कि कोविड-19 जब था तब भी वो ठीक होने में अपना एक 14 से 15 दिन का समय ले रहा था। आपने भी बताया कि H3N2 जो है वो 1 हफ्ते का तो मिनिमम समय लेगा, उससे ज़्यादा भी शायद ले सकता है।
तो ऐसा क्यों है कि ये वायरस से जब हम लोग संक्रमित होते हैं तो एक ठीक होने का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, 7 दिन 10 दिन? देखिए, जिनकी इम्यूनिटी जैसी कॉम्प्रोमाइज रहेगी उनको उतना समय लगेगा। समय रहते इम्यूनिटी को हम बिल्डअप कर लें, दैट यही फार्मूला है इन्फ्लुएंजा और सभी इन्फेक्शन वाले रोगों से बचे रहने का। देखिए, जब भूख लगती है तब हम खाना बनाना शुरू नहीं करते, हम खाना बनाने की शुरुआत तो पहले कर देते हैं, क्योंकि पता है कि थोड़ी देर में भूख लगेगी और फिर जब भूख लगेगी उस समय खाना खाना है। तो जब इन्फेक्शन, दुनिया में अलग अलग तरह के इन्फेक्शस डिजीज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आते रहेंगे। इन्फेक्शस डिजीज को कंसर्न होके हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप ना करें, हम अपनी इम्यूनिटी को थ्रू आउट द ईयर हम बेहतर रखें। जो भी इन्फेक्शन वाला डिजीज आएगा हम ज़्यादातर से बहुत आसानी से ओवरकम उसको कर लेंगे। तो एज जो है वो भी इसमें मैटर करता है क्या? हाँ, एज थोड़ा मैटर करता है, और ये एज वाला फैक्टर कम, इनका इम्यूनिटी थोड़ी सेंसिटिव होती ही है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, अब सीनियर सिटीजन होते होते शरीर में जो ओज है, जो तेज है, वो थोड़ा कम हो ही जाता है उम्र के साथ, तो इम्यूनिटी थोड़ी कम कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। तो इम्यूनिटी जब थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है तो इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें एज के कारण ज़्यादा इन्फेक्शन होता है वो नहीं है, एज के कारण इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। चूंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है इसलिए इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है सीनियर सिटीजन्स में। ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। हमें इम्यूनिटी को बारीकी से समझना चाहिए और उसको बिल्डअप करना चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो H3N2 से या किसी भी दूसरे इन्फेक्शन वाले किसी डिजीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तो न्यूज़ आती रहेंगी। अगर हम H3N2 से पहले भी देखें तो बीच में अलग अलग डिजीज न्यूज़ आते रहते थे, और अगर आप दुनिया का न्यूज़ सुनेंगे, वर्ल्ड न्यूज़, तब तो और ज़्यादा न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे। इंडिया तक पहुँचने से पहले ही कितने न्यूज़ बंद हो जाते हैं ना। न्यूज़ को देखकर हम अपनी इम्यूनिटी पर काम न करें, हम इम्यूनिटी पर पहले से अपने पर काम करते रहें, उसको अच्छा रखें, अपने हेल्थ को अच्छा रखें। दर्शकों, डॉक्टर साहब बातों ही बातों में आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान देना चाह रहे हैं कि आप जितना नकारात्मक सुनेंगे उतना ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई भी बीमारी भले ही वो सीरियस हो नहीं हो, लेकिन आपके शरीर पर जल्दी वार करेगी। इसलिए न्यूज़ सुनिए, लेकिन सिर्फ उतना भर सुनिए जितना आपकी नॉलेज बढ़ सके। आपका डर बढ़ाने के लिए आप न्यूज़ ना सुने। सर, जैसा कि H3N2 में अगर इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है और लोग उससे रिकवर कर लेते हैं, तो क्या H3N2 के बाद साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? इस बीमारी के कोई और साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट एज सच तो नहीं है। देखिए, अगर दुश्मन ने देश पर आक्रमण किया तो अब उस आक्रमण से लड़ने के लिए हमें अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे। हमारे कुछ सैनिक मरेंगे, तो कुछ सैनिक मरे तो हमारा कुछ लॉस हुआ। अब वह जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने में हमें हमारी बॉडी को कुछ समय लगेगा जी, है ना। तो वैसे ही जब कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको इन्फेक्शन को फाइट करने में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं। जो इन्फेक्शन है वो एंटीजन है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन से बनते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं और वो लड़ते हैं। तो हमारी जो इंटरनल रिसोर्सेज है वो थोड़े से डिप्लीट हो जाते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में, तो उसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगता है। एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने अभी तक इतनी बात की कि इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, और हम अपने इस शो के माध्यम से लोगों को ध्यान से जुड़ने में, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने पर भी जोर देते हैं। तो किस तरीके से ध्यान और खान पान के माध्यम से हमारे दर्शक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हम इस पे कई अलग अलग ढंग से काम कर सकते हैं। सबसे मैं स्पिरिचुअल तरीके की बात करूंगा। हमारा चैनल स्पिरिचुअल चैनल है। स्पिरिचुअलिटी में हम समझें ध्यान और योग के अभ्यास को। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं हमारा मन शांत होता है, शून्य होता है, और शून्य होने के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारी स्पाइन में ऊर्जा उतरने लगती है। कॉस्मिक ऊर्जा, लाइफ फोर्स
जो हमारे जीवन को चलाती है, हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो उतरने वाली कॉस्मिक एनर्जी है, इस साइंस को जितना हम समझेंगे थ्योरी रूप से और प्रैक्टिकल रूप से, दोनों ही तरीके से समझने की जरूरत है। थ्योरी रूप से समझने के लिए स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हम देख सकते हैं, पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो मिल जाएगा आपको। उसको देखकर आप उसका थ्योरी समझ लीजिए। एनिमेशन में आपको दिखाया गया है एनर्जी के बारे में, और आप सांस पर ध्यान लगाना बैठेंगे तो आपके भीतर वो एनर्जी उतरने लग जाएगी। हम हर दिन 2 बार हम आंख बंद करके आधे घंटे से 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठें और उस एनर्जी को अपने भीतर उतरने दें। जितना देर हम आंख बंद करके बैठेंगे, और आंख बंद करने के साथ साथ मन का बंद होना, विचारों का बंद होना दूसरी कंडीशन है। ये 2 कंडीशन फुलफिल है तो हमारे स्पाइन में, हमारे चक्रों में वो ऊर्जा उतरने लग जाएगी। तो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे मेन चीज जो है, यह तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको चक्रा में हम धारण करते हैं। कुंडली सुषुम्ना नाड़ी में वो बहती है। तो हमें 2 बार आंख बंद करके बैठना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से हम सब अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। तो सर, ये ध्यान की बात हुई। ध्यान आपने बताया कि 2 समय करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में रहकर लोग खुद से भी अपनी चीज़ों पर या अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे में चक्रास पर किस तरीके से ध्यान दिया जाए ताकि हम चक्रास को एक्टिव करके अपनी इम्यूनिटी और अपने मेंटली हम लोगों को जो स्ट्रांग होना है, पॉजिटिव होना है, इस पर भी काम कर सकें। बहुत बढ़िया। देखिए, चक्रास पे हम 2-3 तरीकों से काम करते हैं। वैसे तो दर्जनों तरीके से काम कर सकते हैं। हम पीएसएसएम में 2-3 तरीकों से काम करते हैं। मुझे भी 2-3 तरीकों से काम करना पसंद है। एक पहला तरीका तो पैसिव तरीका है, जिसमें कि हम जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, आनापानसति ध्यान में, सांसों पर ध्यान में, तो जब ऊर्जा उतर रही है तो ऊर्जा अपने आप सभी चक्रों में बह रही है। तो जिस चक्र में भी एनर्जी को बिल्डअप करने की जरूरत है, अब जैसे कि ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स में होता है, तो लंग्स के पास है हमारा हार्ट चक्रा, तो हार्ट चक्रा को मजबूत होने की जरूरत है। तो हार्ट चक्रा मजबूत, जब एनर्जी आएगी तो अपने आप हार्ट चक्रा मजबूत होगा। हार्ट चक्रा सिर्फ हार्ट ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है, हार्ट चक्रा हार्ट से और लंग्स से, इन दोनों ही ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो ध्यान में हम 2 बार बैठते हैं तो उससे आप अपने आप हमारा हार्ट चक्रा जो है वो धीरे धीरे मजबूत होगा। जितनी एनर्जी आएगी उतनी हमें इस बात की फिक्र करनी है कि एनर्जी मेरे भीतर ज़्यादा कैसे आए, और एनर्जी ज़्यादा आएगी यह निर्भर करेगा कि हम शून्य कितने हैं। जितने हम शून्य रहेंगे उतनी एनर्जी आएगी। तो ये हुआ पैसिव तरीका, जिसमें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप एनर्जी आ रही है। अब दूसरा है कि पैसिव एक्टिव, कि जिसमें हम ऐसे म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राग ललित है, राग दुर्गा है। तो अब इस म्यूजिक को अगर हम सुनेंगे तो इसका प्रभाव अपने आप हमारे हार्ट चक्रा पे, हमारे लंग ऑर्गन में पड़ेगा। इस राग ललित में, राग दुर्गा में ऐसे म्यूजिकल नोट्स हैं जो इन चक्रों की पेटल्स को, इन नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। यानी कि म्यूजिक थेरेपी के बेसिस पर भी हम अपने वायरस से जो हम लोगों को नुकसान हुआ है बीमारी में, उसको हील कर सकते हैं। यस, हम बेसिकली हम उस चक्रास को और उस ऑर्गन के वाइब्रेशंस को इन्हांस कर रहे हैं। तो जो क्षति हुई है, या अगर क्षति अभी नहीं हुई है, अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम म्यूजिक के माध्यम से भी अपने आप को कर सकते हैं। आपने कहा कि क्षति हुई है, और इससे पहले जब आपने बात की थी कि हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि नॉर्मल कुछ भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा रात में ठीक समय पर सोना और सुबह सही समय पर उठना, यानी कि एक परफेक्ट नींद लेना। बिल्कुल। तो नींद, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, सबके पास समय नहीं है, काम के ऊपर नीचे समय हो जाते हैं, तो नींद को किस तरीके से बैलेंस करके रखें? यस, नींद ना बहुत अंडररेटेड आज का टॉपिक है। सब बहुत जरूरी है, और लेकिन फिर भी बहुत कम लोग नींद पे प्रॉपर ध्यान देते हैं। अगर नींद प्रकृति ने अगर कंपलसरी नहीं रखा होता तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपने नींद को ना पूरा कटौती करके डबल ड्यूटी कर रहे होते जी। नींद दोस्तों समझो बहुत बहुत जरूरी है।
आपकी जब हम अच्छी नींद में, गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनाबॉलिज्म वाले हार्मोन होते हैं, एनाबॉलिज्म वाले हार्मोन यानी कि जो शरीर में बनावट के लिए जो केमिकल चाहिए वो बन रहे होते हैं। शरीर हमें जो दिखता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इंटरनली बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो जो एनाबॉलिज्म वाले प्रोसेस हैं वो सोते समय सबसे अच्छे ढंग से होते हैं। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका शरीर ठीक से काम करता रहता है। 6 घंटे से 8 घंटे की नींद एक एवरेज इंसान को लेनी चाहिए। ये अलग अलग व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, जैसे भूख अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति 3 चपाती खाता है, कोई 4 चपाती खाता है। तो 4 चपाती जो खा रहा है वो ज़्यादा नहीं खा रहा, उसकी हो सकता है भूख वैसी हो। कोई 2 चपाती से भी उनका पेट भर जाता है। तो नींद जो है वो भी थोड़ा सा वैरी करती है। हमें अपने नींद के घंटे को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जितना देर आप आराम से आपके शरीर सोती है और उसके बाद दिन में आपको नींद ना आए, रात में आप इतना देर सोएं कि दिन में आपको नींद ना आए, वो आपकी नींद की रिक्वायरमेंट है। रात में जब आपको नींद की पहला झोंका आता है, जब पहली बार आपको लगता है कि नींद आ रही है, आपको अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना काम बंद करना चाहिए और सो जाना चाहिए। काम जरूरी है, मैं थोड़ा सा काम और कर लूँ, इस टेंडेंसी में अक्सर नींद की कटौती हो जाती है। हमारा नींद पर टेंशन कम हो जाता है। नींद की जो क्वालिटी है, जब नींद पहली बार आई उस समय अगर आप सोने चले गए तो एक अच्छी नींद, प्रॉपर नींद आ जाती है। अगर आप उसको लेट कर देते हैं तो जो बाद में नींद आती है ना, उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती जैसे पहले नींद आती। तो इस बात को समझते हुए आप अपनी नींद को रेस्पेक्ट करें और जब नींद पहले आ जाती है आप सो जाएं। सोना हमें अंधेरे में चाहिए, कम से कम आवाज़ वाले स्पेस में। अगर बिल्कुल स्पेस फ्री इन्वायरमेंट अगर आपको संभव नहीं होता तो आप किसी सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक एम्बियंस बन जाता है और बाहरी आवाज़ से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। रात में नींद आपकी खुलती है तो आप घड़ी ना देखें। कभी ये मत सोचें कि इतने देर हुए हैं, मुझे नींद अब आएगी कि नहीं आएगी। नींद खुलती है, किसी कारण से नींद खुली, उसको पूरा करें और फिर से बिना घड़ी देखे सोने के लिए चले जाएं। नहीं तो आप ध्यान में बैठ जाइए थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। कितने देर ध्यान में आप बैठे ये भी देखने की जरूरत नहीं है। आप 10 मिनट बैठे या आधे घंटे ध्यान में बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ध्यान में बैठिए, जब नींद आ रही है फिर से सो जाइए। और अलार्म का प्रयोग नॉर्मल कंडीशन में ना करें। जब आपकी नींद नेचुरली पूरी होती है तब आप जगें तो वो बेस्ट है, वो आइडियल है कि नींद आपकी पूरी होगी तो आपका शरीर भीतर से स्वस्थ रहेगा, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। थोड़ा कम देर सोकर मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ, इस मेंटालिटी में हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो इसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में आपको देना पड़ता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और आपको बेड रेस्ट लेना पड़ा, आपका सारा काम पीछे हो गया ना। जो आप सोच रहे थे रात में आधे घंटे एक्स्ट्रा काम करके, आप काम करने के चक्कर में आपने अपनी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर ली और बाद में आप बीमार हो गए, 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे रहे, तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ। इस बात को समझिए, नींद का रेस्पेक्ट दें, नींद प्रॉपर ले। रात में हमें इतना देर सोना चाहिए कि दिन में नींद ना आए। दिन में नींद कभी आती है, इसका मतलब रात में नींद ठीक नहीं चल रही है। और क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। और अच्छी क्वालिटी लाने के लिए टाइम पर सोना, ध्यान करते हुए सोना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देर मेडिटेशन, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करके आप सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी। इन कुछ बातों का ध्यान रखें, आपको फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम नींद पर ही बात कर रहे हैं, तो नींद का एक और थोड़ा सा चेंज पर्सपेक्टिव है। लोग संडेज को तो लंबा सोते हैं कि सुबह देर से उठेंगे, लेकिन बाकी डेज में वो 4 से 5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो ये जो नींद का इम्बैलेंस है, क्या ये भी किसी भी बीमारी से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ा देता है? बिल्कुल बढ़ा देता है। हम बाकी दिन कम सो रहे हैं, संडे दिन ज़्यादा सो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाकी दिन कम सो रहे हैं। संडे को हमें ज़्यादा देर सोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बाकी दिन कटौती की है। अगर बाकी दिन कटौती हमने नहीं की होती तो संडे को ज़्यादा नहीं सोना पड़ता। संडे को ज़्यादा क्यों सोना पड़ा?
तो ये टेंडेंसी, क्या संडे है जब ज़्यादा सोऊं, ठीक है सो सकते हैं, लेकिन इसका ऐसे नौबत क्यों आई? क्योंकि हम बाकी दिन जो है ना नींद को कम कर रहे हैं। बाकी दिन नींद को कम ना करें, बाकी दिन नींद को भी अच्छा रखें, और उसके बाद फिर संडे को एक्स्ट्रा सोना है सो लीजिए, लेकिन बाकी दिन कम मत कीजिए। आइडियली 7 दिन आपको सेम टाइम पे सोना चाहिए और सेम टाइम पे जगना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके हेल्दी स्लीप पैटर्न को दर्शाता है, और अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है तो बहुत संभावना है कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। देखिए, इम्यूनिटी कई फैक्टर्स पर निर्भर कर रही है, स्लीप उसमें एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर स्लीप वाला फैक्टर आपने नॉर्मल कर लिया तो संभावना है कि बाकी फैक्टर भी अगर ठीक रहेंगे तो इम्यूनिटी ठीक रहेगी। लेकिन अगर स्लीप जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, अगर हम वहीं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। 7 दिन एक जैसा सोया करें। ये तो रही बात नींद की, और H3N2 वायरस की जो हम बात कर रहे थे, उसमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग इंसान या बच्चे, इन पर भी अलग अलग तरीके का असर देखने को मिला है। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से किस तरीके से हम इन अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए वायरस से बचाव कर सकते हैं। देखिए, इन जनरल हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, हम अपने लंग ऑर्गन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन लंग में हो रहा है, तो बॉडी की ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और लंग की एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हम उन पर काम कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो लंग का जो नाड़ी है वो उसमें 11 पॉइंट होते हैं, अंगूठे तक वो आता है। तो इसका 6ठा पॉइंट जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे एल्बो, कोहनी और कलाई, रिस्ट के बीच में सेंटर में ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, दोनों हाथ में। हम इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं, इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब मसाज करेंगे तो यहाँ पर जनरली दर्द नहीं मिलता है। दर्द नहीं मिले तो भी अगर हम इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं तो यहाँ की ऊर्जा जो है बढ़ती है और ये नाड़ी मजबूत होती है, और लंग की नाड़ी जब मजबूत होगी तो हमारा लंग मजबूत होगा। तो LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने के अलावा हम LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारी कोहनी जहाँ मुड़ती है, तो जो हिस्सा आगे मुड़ रहा है उस हिस्से के ऊपर है ये, यहाँ पे ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ में हम LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। ये लंग स्पेसिफिक है कि हमारी फेफड़े की नाड़ी को, फेफड़े को कैसे मजबूत किया जाए। पूरी बॉडी को अच्छा रखने के लिए हमारा स्टमक ऑर्गन जो है उसका अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट घुटने के पास में होता है ST36, स्टमक 36। जब हम आराम से बैठते हैं और अपने हाथों को रखते हैं घुटने के ऊपर, तो जो घुटने की हड्डी है उससे साइड में, ऊपर भी हड्डी होती है और बीच में भी हड्डी होती है, ये लैटरल, एंटेरोलैटरल सरफेस पे ये ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम पहले पालपेट कर लेने के बाद अपने मुट्ठी बनाकर नकल से हम इसका मसाज अप एंड डाउन, क्योंकि ये नाड़ी जो है वो लंबाई में जा रही है, तो नकल से अप एंड डाउन मसाज हम कर सकते हैं। दोनों पैरों में हम बारी बारी से मसाज करेंगे। तो ST36 के मसाज करने से इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया जा सकता है। ST36 अपने आप में एक बहुत पावरफुल, बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है, ये कई सारी चीज़ों में काम आता है। अच्छे डाइजेशन को करने के लिए भी ST36 का रोल होता है। तो ST36 को अगर हम 2-2 मिनट दिन में 2 बार 3 बार मसाज करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखेगा, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। तो ये एक्यूप्रेशर जो है बच्चों में और बड़ों में एक ही पॉइंट पर होता है, कोई भी कर सकता है? ये सभी लोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, ये सभी लोग, ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट LU4, LU5, LU6, ST36, ये सभी उम्र के लोगों के लिए। तो सर, हम लोग जिस तरीके की व्यवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल पूरी तरीके से हमारे शरीर के विपरीत जाता जा रहा है।
किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें किसी भी तरीके के वायरस से बचने में सहयोग कर सकता है? नेचुरल एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। नेचुरल लाइफस्टाइल मतलब कि जैसे सूरज सुबह उगता है, जब सूरज उगता है आप सूरज के साथ साथ आप भी उग जाइए, मतलब उठ जाइए। सूरज उग गया है और उसके बाद ही हम सोए हुए हैं, तो आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर रात होती है, आप स्लो डाउन हो जाएं। अब रात में हम ट्रैवल कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, रात में ज़्यादा हम मूवीज़ देख रहे हैं, तो रात में एक्टिविटी मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि रात में हमें धीरे धीरे स्लो डाउन होना है। देखिए क्या, रात में जब हम सोते हैं ना, तो सोने से 1 घंटा पहले से ही हमें अपने आँखों की एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए। तो कोई भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी स्क्रीन है, अगर हम उसको देखते हैं लास्ट के 1 घंटे में यूज करते हैं, तो आंखों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम उसको स्लो डाउन कर देते हैं, अगर हमारा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ना हो लास्ट के 1 घंटे में, तो हमको सोने में आसानी होती है, हमारी नींद गहरी होती है। देखिए अब लोग कहेंगे जब मैं तो सो जाता हूँ, लेकिन सोना और गहरी नींद सोना दोनों में बहुत अंतर है। अगर गहरी नींद में हम सोते हैं तो हम जब सुबह जगते हैं तो हम रिफ्रेश फील करते हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाए कितने लोग ऐसे हैं कि सुबह जगने के बाद बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो एक बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि सुबह जगने के बाद मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहता हूँ। सभी लोग एनर्जेटिक नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो ठीक से सो नहीं रहे, बस वो कोटा पूरा कर रहे हैं। सोना है, सोने के टाइम पे सो जा रहे हैं, और सुबह जगना है, अलार्म लगा के जग जा रहे हैं। अगर गहरी नींद सोंगे तो ना सुबह आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। आपको सुबह जगने के बाद लगेगा कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। कभी भी किसी भी काम में आप डिमोरलाइज या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। जब अच्छी नींद पूरी होती है ना, तो हम फिर ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बिल्डअप रहता है। तो सोना और गहरी नींद सोना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रकृति के नियमों को समझें, प्रकृति के साथ रहें, सूरज के साथ जगना, रात में जल्दी सो जाना, रात का काम, एक्टिविटी का काम थोड़ा कम करना, रात में ज़्यादा मूवमेंट वाला या टीवी स्क्रीन वाला एक्टिविटी थोड़ा कम हो। मौसम को समझते हुए हम मौसम के अनुसार थोड़ा खान पान को रखें, तो यह भी एक अच्छा नेचुरल लाइफ स्टाइल है। बारिश होती है या कुछ भी होता है, उसको प्रतिरोध ना करें कि अरे ये ऐसा मौसम क्यों हो गया, मौसम ठीक नहीं है। तो जो हम देखिए, जो नेचर कर रहा है, जो भगवान कर रहा है, अगर हम उसको रेसिस्ट करते हैं तो फिर हमारी बॉडी भी इंटरनली रेसिस्ट करेगी ना, यार ये बारिश हो गई, नहीं होती तो अच्छा रहता। अब जो चाह रहा है नेचर वो ऐसा हो रहा है। कभी भी नहीं बोले कि मौसम ठीक नहीं है। जब भी हम बोलते हैं ना मौसम ठीक नहीं है, तो हम इनडायरेक्टली उससे लड़ाई पैदा कर लेते हैं, और उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पे आएगा ना कभी। जैसा मौसम है ठीक है, परिस्थितियों के साथ, मौसम के साथ बदलना ढलना सीखिए। मौसम के साथ कभी भी शिकायत मत कीजिए। तो नेचुरल लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। तो सर, जैसा कि आपने अपनी बातों में बताया कि ये नेचुरल लाइफस्टाइल हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, सूरज के उगने के साथ ही हम लोगों को जग जाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, और आपने अपने बातों में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का भी जिक्र किया है। ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल क्या है? देखिए, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, यानी कि अपने 24 घंटे को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कितना जोड़ते हैं और रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कितना महत्व देते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी कि सबसे उसमें महत्वपूर्ण तो आ जाता है ध्यान, है ना, मेडिटेशन। तो आपके दिन की शुरुआत ध्यान से हो। सुबह जगने के बाद पहला मेजर एक्टिविटी जो हो वो मेडिटेशन हो, है ना। आप जगते हैं और मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मोबाइल मत देखिए सुबह जगने के बाद पहला चीज़। कुछ लोग सुबह जगते हैं तो हाथ देखते हैं, हाथ देख के प्रणाम करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करना पसंद करें तो ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, थोड़ा पानी वगैरह पीने के बाद, गुनगुना पानी पीते हैं कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं। वैसे जिन लोगों को एसिडिटी होती है
जिन लोगों को पेट की कोई भी समस्या होती है उनको चाय थोड़ा कम पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो सुबह में थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान में बैठना चाहिए। मेडिटेशन जो है अगर सुबह के पहले घंटे में हो जाता है तो इसका प्रभाव हमारे बाकी घंटों पर बहुत आसानी से जाता है। हमारा पूरा दिन ध्यान में हो सकता है क्योंकि आप पहले घंटे में ध्यान को आपने अपना लिया है, आपका माइंडसेट मेडिटेटिव और पीसफुल हो गया है। तो सुबह के पहले घंटे में ध्यान में बैठ जाए। जब भी कभी कोई गैप है, जब भी कहीं पे कोई वेटिंग है, तो उस समय आप ध्यान में बैठे। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का मतलब है कि हर जगह आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डालें। कभी कहीं पे कोई डिसीजन लेना है तो वहां पर आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शांत करें और डिवाइन को आपको इंस्पायर करने दें, गाइड करने दें कि क्या क्या करना चाहिए। तो अगर मेडिटेशन आपकी प्रायोरिटी है, मेडिटेशन आपका पहला प्रैक्टिस है, मेडिटेशन आपके फिल इन द गैप प्रैक्टिस के रूप में है, मेडिटेशन आपके डिसीजन के लिए आपको मेन प्रैक्टिस है, मेडिटेशन भोजन से पहले आप 2 मिनट ध्यान करके या प्रार्थना करके आप अपने भोजन को शुरू करते हैं। जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लाइफस्टाइल में डोमिनेट करती है तो ये ऐसा लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के रूप में कहा जाना जाता है। तो दर्शकों, अगर नींद से आप भी परेशान हैं, आपको भी लगता है कि आप सही समय की नींद नहीं ले पा रहे हैं या नींद से आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, एकदम चुस्त नहीं हो रहा है, तो अगर 2 टाइम आप ध्यान करते हैं तो जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो आपकी ध्यान से पूरी हो जाती है। यानी कि आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करेगा, अपने आप को आपको लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज हो चुके हैं। तो ध्यान 2 टाइम ज़रूर करें। इसी के साथ सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ध्यान के अलावा खान पान का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए कि नहीं एक्सक्लूड करना चाहिए? यस, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, जो भोजन है ना, भोजन की उपयोगिता हमें समझनी चाहिए कि भोजन हम करते क्यों हैं। भोजन हम अपने सिर्फ भूख को संतुष्टि देने के लिए नहीं करते। भोजन हम हमारा जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश है, उसको नरिशमेंट देने के लिए करते हैं, पोषण। तो पोषण पाने के लिए अगर हमारा भोजन है तो पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का चुनाव होना चाहिए। और पोषण जो है वो प्राण ऊर्जा से आता है। जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर मेडिकल सिस्टम है उसमें कैलोरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कैलोरीज काउंटिंग कभी आप करेंगे तो 2000 कैलोरीज जनरल जो पॉपुलेशन है जो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करती उसके लिए इनफ है 2000 कैलोरी। इनफैक्ट 1600 कैलोरी भी इज ओके। तो इतना कैलोरी तो किसी भी भोजन से इन जनरली आ जाती है। कैलोरीज ज़्यादा बड़ा डिसिसिव फैक्टर नहीं है कौन सा भोजन हम लें इसका चुनाव करने में, बल्कि यह है कि प्राण ऊर्जा का कंसेप्ट। देखिए, आपने शायद सुना होगा सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। जो भोजन सात्विक ऊर्जा से भरपूर है वो हमारे लिए अच्छा है। जो भोजन में प्राण ऊर्जा भरपूर है वो भोजन हमारे लिए अच्छा है। प्राण ऊर्जा किस में होती है? प्राण ऊर्जा हरी चीजों में, ताजी चीजों में सबसे अधिक होती है। तो हमें फल और सब्जियों का सेवन, जो भी फल है, पपाया है, एप्पल है, जो भी आपको पसंद है, बनाना है, उसका सेवन आपको करना चाहिए। हर एक फल में प्राण ऊर्जा होती है। सीजनल फल, जो फल आप मार्केट जाते हैं तो सबसे अधिक ज़्यादा दिखते हैं, अभी उस फल का सीजन चल रहा है, उस फल को आप सेवन किया करें। WHO के डेटा के अनुसार हर एक व्यक्ति को हर दिन 400 ग्राम फल तो खाना चाहिए। और अगर आप जो फ्रूट्स को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं उनकी अगर बात सुनेंगे तो हमें अपने वजन का, अगर 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम फल खाना चाहिए। चलिए, ये कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगेगा, लेकिन WHO का जो रिकमेंडेशन है 400 ग्राम, हम उतना फल भी तो नहीं खाते, है ना। तो फल हमें अधिक खाना चाहिए। मेन जो है वो फल की बात है। इसके बाद अगर फल वाला कोटा अगर आपने पूरा कर रहे हैं तो फिर
कुछ लोगों का जो कंसर्न होता है, जो कि कुछ हद तक काफ़ी हद तक ठीक है, कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो प्रोटीन, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन नहीं होता, ये एक मिथ है। शाकाहारी भोजन में भी मूंगफली में, दाल में, अंकुरित अनाज में प्रोटीन बहुत होता है। आप इन तीनों में से कोई भी एक आइटम, मूंगफली है, दाल है, अंकुरित स्प्राउट्स हैं, मूंग है, चना है, कोई भी एक का भी सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हर दिन तीनों का सेवन करना भी जरूरी नहीं है कि आप सुबह में स्प्राउट्स खा रहे हैं, फिर आप दोपहर में दाल ले रहे हैं, फिर शाम में स्नैक्स में मूंगफली ले रहे हैं। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इतना तब करना पड़ता है ना जब कोई हॉस्पिटल से बाहर आया हो, कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्थ डाउन गई है, तब उसको बिल्डअप करना है। तो उसके डाइजेशन कैपेसिटी को देखते हुए कितना वो पचा पाता है, फिर उसको भर भर के प्रोटीन भर भर के उसको दिया जाता है। तो वैसा कंडीशन में, वैसे रेयर कंडीशन में कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इतना ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत भी एक एवरेज व्यक्ति को नहीं है। हाँ, कोई भी प्रोटीन का कोई भी एक आइटम आपके भोजन में होना चाहिए। चाहे आप दाल ले लें, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी दाल आप ले लिया करें, बहुत है। या आप सुबह सुबह स्प्राउट्स खा लें तो उससे भी प्रोटीन मिल जाएगा। नहीं तो मूंगफली बहुत इजीली अवेलेबल है, मूंगफली को ले लें। मूंगफली को पानी में भिगो कर ले सकते हैं, अंकुरित करके ले सकते हैं, उसको भून करके भी ले सकते हैं। वैसे कच्चा लें या उसको पानी भिगो कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा प्रोटीन थोड़ा अपने भोजन में शामिल कर लें तो इम्यूनिटी ठीक ठाक रहेगी। जो भोजन हमारी बॉडी में गार्बेज बनता है, टॉक्सिन बनता है, कचरा बनता है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। कौन सा भोजन इस कैटेगरी में आते हैं? तो प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड। तो जो भी फास्ट फूड है जिसकी मार्केटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए, मार्केटिंग दुनिया में उन चीज़ों की करनी पड़ती है इन जनरल जिनके अंदर क्वालिटी कम है, तो लोग खुद से तो उसको खाएंगे नहीं, तो विज्ञापन कर करके लोगों को खाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। जिन चीज़ों का आपको विज्ञापन दिखे इन जनरल, ये बात हमेशा सही नहीं है, कभी कभी कुछ अपवाद हो भी सकते हैं। इन जनरल जिसकी मार्केटिंग होती है उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं होते। तो जैसे चिप्स है, ब्रेड है, ब्रेड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत सुटेबल नहीं है। देखिए, क्योंकि उसको ना एक बार प्रोसेस करके बनाया गया है। आप अपने घर में रोटी जब बनाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब वो फैक्ट्री में बन के आता है, प्लास्टिक में बंद होके आता है, तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो प्रोसेस्ड फूड से, पैक्ड फूड से बचें, उसको अपनी क्वांटिटी में मिनिमल रखें। जितना मिनिमल आप रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो भोजन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अगर अपना ध्यान रख रहे हैं तो फिर वो कोविड-19 हो, H3N2 हो या कोई भी बीमारी हो, आप उससे आसानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जिन लोगों ने डॉक्टर से पूछो का ये एपिसोड आज पहली बार देखा है और उन्होंने ये जिक्र सुना कि हमें स्पिरिचुअल और ध्यान का अपना एक रास्ता चुनना है, तो उनके लिए ध्यान वो कैसे शुरू करें? एक आप थोड़ा सा उनके लिए हेल्प कीजिए। जरूर। देखिए, ध्यान जो है वो बहुत आसान अभ्यास की विधि है। हम इसमें आराम से बैठते हैं। सबसे पहले ध्यान में आसन का, बैठने के तरीके का महत्व होता है। आप बैक सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में हम फिंगर टू फिंगर मिलाकर रखते हैं, जिससे हमारे दोनों हाथों की ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है। और आलथी पालथी मार के बैठेंगे तो सबसे बेस्ट है वो सुखासन में। और उसके बाद अपनी आंखों को हम बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करने के बाद हम ध्यान में ना, हमें अपने हमारा जो ये जो मन है, मन को हमें जीरो करना है, शून्य बनाना है। तो शून्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने सांसों पर ध्यान ले जाएंगे। जो श्वास हमारी चलते रहती है नेचुरली, अपने आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होती रहती है, उन सांसों को आंख बंद रखते हुए हम फील करेंगे। तो आंखें आप बंद कर लीजिए। 2-3 मिनट के लिए हम
श्वास पर ध्यान को समझ ले। आंखें बंद। आंखों को बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को महसूस करें और ढीला छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को लूज छोड़ें, गर्दन को रिलैक्स करें और सांसों पर ध्यान। अंदर आती बाहर जाती सांसों को अपने पेट में या अपनी चेस्ट में फील करना है। आंखें लगातार बंद रखनी है। अंदर आती बाहर जाती सांसों के इस अभ्यास को आनापानसति ध्यान कहते हैं। आना मतलब अंदर जाने वाली श्वास, अपाना मतलब बाहर आने वाली श्वास, और सति मतलब इन दोनों के साथ रहना। अपनी आंखें बंद रखें और सांसों के साथ बने रहें। पूरा शरीर शिथिल रहे, रिलैक्स, कंफर्टेबल। बस ध्यान को समझने के लिए हम ध्यान में जा रहे हैं। बस 2 मिनट का ध्यान। इस ध्यान के अभ्यास में हम आधे घंटे से 1 घंटे बैठ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। सांसों को महसूस करते रहे। मन में कोई सोच विचार आए, परेशान ना हो, बस उसे इग्नोर करें और सांसों से जुड़े। सांसों की गति से जुड़े, सांसों की गहराई से जुड़े, सांसों के रिदम से जुड़े। जब भी हम ध्यान से बाहर आते हैं तो पहले अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हैं, हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं और हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर ले जाते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अपने हाथों को आंखों पर रखना होता है। फिर आंखों को सहलाते हुए, चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे बाहर आना होता है। ध्यान में धीरे धीरे जाना और धीरे धीरे बाहर आना महत्वपूर्ण है। सांसों पर ध्यान का अभ्यास हम क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ भी करते हैं, तब इनफैक्ट ये आसान हो जाता है। पीएमसी हिंदी पर आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाकर मेडिटेशन म्यूजिक पीएमसी हिंदी टाइप कीजिएगा, बहुत सारे ट्रैक आएंगे, उनको सुनिए। उनमें से जो भी आपको सूदिंग लगे, अच्छा लगे, उसके साथ आप इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आपको गाइडेड मेडिटेशन ट्रैक में मिल जाएंगे, आप गाइडेड मेडिटेशन म्यूजिक के साथ भी ध्यान में बैठ सकते हैं। गाइडेड के साथ बैठें या आपको प्रोसेस समझ में आ गया है कि आंखें बंद रखकर अंदर आती बाहर जाती सांसों को फील करना, तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ भी ध्यान में बैठ सकते हैं। दिन में 2 बार आपको बैठना है, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। अच्छा लगता है तो 3 बार भी बैठ सकते हैं। पीएमसी हिंदी पे कई सारे आपको मेडिटेशन के रिलेटेड प्रोग्राम मिलेंगे, उनको देखते हुए आप इनकी बारीकियों को समझ सकते हैं। मेडिटेशन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिटेशन में कभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन से कभी कोई इधर उधर नई बातें नहीं होता। कभी कुछ हो तो आप हमारे जो नंबर होते हैं उस पर आप भेजकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अलग अलग एपिसोड्स पे, अलग अलग वीडियोस में, इंटरव्यूज में आपको कुछ
सवाल जवाब, जैसे नमस्ते पीएमसी है, उसमें आपको सवाल जवाब होते हैं, उसमें से भी आप अपने सवाल जवाब दूर कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। इन जनरल ध्यान में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो 5 साल से लेके 100 साल तक का इंसान किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी ध्यान में बैठ सकता है। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। इसमें भोजन का कभी कोई प्रभाव नहीं है, आप भोजन के तुरंत बाद भी ध्यान में बैठ सकते हैं। बस इन जनरल भोजन के तुरंत बाद थोड़ी नींद आ रही होती है, इसलिए इन जनरल ध्यान के लिए मना किया जाता है कि ध्यान में हमें होश में रहना है। इसलिए भोजन से 1 घंटे 2 घंटे के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कर सकते हैं। बैठ कर ही करना होता है। कोई बीमार व्यक्ति हो, विशेष रूप से कि वो बैठने में तकलीफ हो रही हो, तो वो लेट के भी कर सकता है, लेकिन तब उसे अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे यूं करके मिला लेना चाहिए और पैर को भी आपस में क्रॉस कर लेना चाहिए, ताकि जब हाथ मिल जाते हैं और पैर मिल जाते हैं तो हमारी ऊर्जा हम में ही जमा रहती है। स्पिरिचुअल रियलिटी नाम का वीडियो देखेंगे तो उसमें एनिमेशन के रूप से एनर्जी के प्रिजर्वेशन के इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे। तो यह बेसिक ध्यान है। ध्यान को ठीक से अपनाएं, ये आपको बहुत फायदा देगा। जिन भी दर्शकों ने अभी तक ध्यान करना शुरू नहीं किया है, वो जरूर ध्यान करना शुरू कीजिए। हमारे साथ अपना समय और अपने इतने सारा ज्ञान बांटने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आज का हमारा डिस्कशन H3N2 वायरस पर था, जहां हमने जाना कि किस तरीके से अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर और ध्यान के माध्यम से हम हर तरीके के वायरस से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ और देखते रहिए डॉक्टर से पूछो। धन्यवाद।